बट साहब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जहांगीर तरीन से अगर आगाज कर लिया जाए, 2 सीटें थी, दोनों हार गए। क्या समझते हैं, दिल बर्दाश्ता हुए या कोई कहानी कोई और आपको लग रही है? देखिए भाई, ये बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे यहाँ जब से हमने इस जर्नलिज्म को ज्वाइन किया हुआ है, हम देखते हैं एक शख्स जो हारता है वो दूसरे पे इल्जाम लगाता है, आप ठीक नहीं है, वो आप ठीक नहीं, इलेक्शन में धांधली हो गई, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया वो कर दिया। अब आप गौर करें कि 2 सीटों पर जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन वो शख्सियत है जो कद काठ वाली शख्सियत है, बिल्कुल बड़ी शख्सियत है। और ये कहते थे कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत को मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ठीक करेंगे। अच्छा, अब ये दोनों सीटों पर इनको शिकस्त हो गई। ये बहुत बड़ा एक चीज थी जो सामने आई कि लोग सोच नहीं सकते थे कि जहांगीर तरीन जैसा बंदा दोनों चीजों से हट जाएगा। अच्छा, जहांगीर तरीन ने कोर्ट में जाने की बजाय बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर किया। उसने कहा मुझे शिकस्त हो गई है, मैं तस्लीम करता हूं। उसने सियासत से रिटायरमेंट कर दिया। इससे उनके कद काठ में इजाफा हुआ है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ देखे, ख्वाजा साद रफीक एक कदावर शख्सियत, वो पीटीआई की तरफ से आजाद उम्मीदवार खोसा साहब खड़े थे, उनसे शिकस्त हो गई। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ये नहीं कर रहे कि कोर्ट में जा रहे हैं जी मुझे शिकस्त क्यों हुई है, मैं खोसा ने बेईमानी कर दी, पीटीआई वाले आ गए, नून लीग वाले पड़ गए। नहीं, उसने ट्विटर पे ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि मुझे वोट कम पड़े हैं, बिल्कुल आपको खोसा साहब ज्यादा पड़े हैं और लिहाजा आपको फतह मुबारक हो। ये बड़ा खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ जमहूरी हमारी जो इक़्तिदार है इससे मजीद मुस्तहकम होगा पर पाकिस्तान, और मौशत भी बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा बट साहब, आपको नहीं लगता कि मैदान इस तरह से खाली छोड़कर भागना, हार जीत तो होती रहती है, ठीक है, मेरे ख्याल 50,000 से ज्यादा वोटों का फर्क था अगर देखा जाए, जितने वोटों से आ रहे हैं, तो मैदान छोड़कर इस तरह से भागना क्या अच्छा जेस्चर गया है पार्टी के लिए भी अगर देखा जाए तो? नहीं ब्रदर, मैं समझता हूं कि शिकस्त को तस्लीम करना जो है ना, ये बड़े आदमी की निशानी है। और जो छोटा आदमी होता है वो आगे से शोर डालना शुरू कर देता है। और जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, लूडो खेलते थे, तो जब हम देखने लगते थे कि लूडो हारने तो हम लूडो ही फाड़ देते थे। बिल्कुल। तो लिहाजा ये अच्छी बातें नहीं है। मैं समझता हूं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये उनका बड़ा काम है। अब देखें ना, उनके साथ दूसरा कदावर शख्सियत है अलीम खान साहब। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतनी बड़ी कैंपेन जो लॉन्च की गई थी, उसकी सीटें क्या निकली है? पंजाब से क्या निकला? एक। तो फिर आप अंदाजा लगाए ना, जब इतनी बुरी तरह शिकस्त होती है, अवाम आपको नहीं इस तरह पसंद करती। अवाम डियर सिर्फ और सिर्फ 3 मुल्क की बड़ी जमातों को ही पसंद कर रही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। बाकी लोग जो आ रहे हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, उनकी पार्टियां चल रही हैं, लेकिन किसी के पास एक है या 2 है, तो वो बातें, वो जो होता था ना एक करिश्माती शख्सियत, जी शेख रशीद का जनाब बहुत बड़ा नाम है, उनकी कलम दवात बहुत बड़ी है, वो भाईजान 6,000 वोट लेके अगला बार चला गया। ऐसे ही हुआ। तो जब ऐसे हालात आ जाएंगे ना, तो फिर बड़े बड़े कादावर जो बुत है वो डियर गिर जाएंगे। अच्छा जी, बट साहब एक और बड़ी खबर आई है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी इस्तीफा दे दिया। वैसे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी होने थे, तो जराए ये कह रहे हैं कि वो भी शायद अपना सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। उन्होंने भी क्या लगता है काफी सब्र किया, अरसा दराज से सियासत का हिस्सा थे, क्या इस निजाम से बददिल हो गए? देखिए भाई, बात यह है कि जिस तरह आप इन कर रहे थे लोधरा की और दूसरी हल्के मुल्तान की बात कर रहे थे जी, इसी तरह अब देखें ना, कराची में जो MQM को सपोर्ट मिली है वो बिल्कुल इनक्रेडिबल, आप उसको कह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आया कि MQM इतनी सीटें ले सकती है। MQM ने जो सीटें ली, इससे पहले जो काम था वो जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हाफिज साहब वहां से विन किए थे। बिल्कुल। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जी MQM ने हमारे साथ बार्गेनिंग करके हमारे बंदे तोड़ लिए, बुजुर्ग कुव्वत तोड़ ली है। इस दफा भी हाफिज साहब ने MPA जीते हैं। वो जीतने के बाद उन्होंने कहा है कि जी मैं इस सीट को इलेक्शन कमीशन को वापस करता हूं। अच्छा, अब वहां से ये बात चली हुई है, कराची से ये बात चलती चलती अब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान तक आ गई है। बिल्कुल। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जो बहुत अपराइट आदमी है, वैसे मैं उनकी बहुत दिल से कदर करता हूं। हाँ जी, बड़ा आदमी है और नेक आदमी और ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक तो की है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह पार्टी नीचे गिरी है उस पर उनको पार्टी में भी प्रेशर था। अब वो ये कहें कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए या जी किसी पे इल्जाम लगा दिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर से एक होता है इलेक्शन डे पे, एक होता है इलेक्शन से पहले। आपने अपनी वो कहते हैं ना गोटियां सेट करनी होती है, आपने शतरंज की बिसात बिछानी होती है
जब आप शतरंज की बिसात बिछा लेते हैं तो फिर गेम शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। जो जमात इस्लामी ने बिसात बिछाई वो कोई इतनी पॉजिटिव बिसात नहीं थी, अच्छी फील्ड सेट नहीं की अगर देखा जाए। हाँ। आप याद करें इनके 2 दफा MNAs मुंतखब हो चुके हैं, लियाकत बलोच, फरीद पराचा। ये 2 इश्खास जो थे ये मुस्लिम लीग नून की हेल्प के साथ दोनों MNA बने थे लाहौर ही से। इस दफा लियाकत बलोच फिर लड़े, उनका बेटा भी लड़ा, लेकिन शिकस्त फाश हो गया। गोटियां ठीक नहीं थी इस दफा। सही, ठीक है जी। आप ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी ज्वाइन कर लिया है। मियां साहब, क्या खबरें हैं इस्लामाबाद से भी? अभी हमने पंजाब की सूरत हाल तो देखी, यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है, जराए ये कहते हैं कि अमीर जमात इस्लामी चले गए हैं, उधर से कंफर्म हो गया है कि जहांगीर तरीन ने भी छोड़ दिया है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? आज बहुत बड़े इजलास भी, CEC का, पीपल्स पार्टी का इजलास है और मेल मुलाकातें बहुत ज्यादा हैं। क्या गर्मा गर्म खबरें इस्लामाबाद से, जरा बताएं। देखिए, इस्लामाबाद में तो सबसे बड़ी जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन ने 50 से ज़ायद हलकों के जो रिजल्ट्स हैं वो रोक दिए हैं। सबसे बड़ी खबर तो इस्लामाबाद में ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसमें फैसला किया जाएगा कि जो हुकूमत साजी होनी है उसमें फार्मूला क्या रखा जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ डिमांड रखी है वो जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के सामने रखी जाएगी कि क्या हम इन डिमांड्स के साथ जाएं, जिसमें 2 तरह की डिमांड्स हैं। एक तो पीपल्स पार्टी ने सदारत मांग ली है, दूसरा स्पीकरशिप मांग ली है, और तीसरा जो डिमांड बड़ी की है वो चेयरमैन सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो मांगी है। अच्छा। और दूसरा फार्मूला ये तय पा रहा है कि 2.5 साल एक पार्टी का वज़ीर आज़म रहे, 2.5 साल दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म रहे, इसी तरह बड़े जो ओहदे हैं उनको भी जो है वो रिप्लेस किया जाए 2.5 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रखी जाएंगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के सामने कि कौन सा जो बेहतरीन फार्मूला है वो तय किया जाए। वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है बातचीत हो, जो फैसला कुन बातचीत हो, तो उनके साथ जो है कुछ लोगों की पॉलिसी अपनाई जाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बात है, तो एक चीज़ याद रखें कि जो जमात इस्लामी है उसकी सियासत दूसरी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पर ओहदे की तलब नहीं की जाती। जब इलेक्शन होते हैं तो तमाम ओहदेदारान जो होते हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो ओहदे की तलब नहीं करते। उनमें से एक खुफिया वोटिंग का एक सिलसिला है जिससे वो अपना अमीर जो है वो चुनते हैं। इसलिए सिराजुल हक की जानिब से ये कहा जाना कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है या इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा देना ये मामूल है जमात इस्लामी में, क्योंकि वहाँ पर जब इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन इस तर्ज के होते हैं कि दूसरी जमातों जैसे नहीं होते कि वहाँ पर एक हाल में इकट्ठे हो जाते हैं और एक जो शख्स है उसको वोट दे देते हैं, मद्दे मुकाबल कोई नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर अभी उस तरह का माहौल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तो है पीपल्स पार्टी का, लेकिन पूरी की पूरी जो सियासत है वो लाहौर में है। जितनी मुलाकातें हैं वो लाहौर में हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मौजूद हैं, कल उनकी मजलिस आमला का इजलास होगा, वो भी वहाँ पर तय पाएंगे कि उन्होंने क्या डिमांड सामने रखनी है और क्या कुछ लेना है, क्या कुछ गेन करना है। ये तो मामला हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है, क्योंकि 10 दिन होते हैं अखराजात जमा कराने के बाद नोटिफिकेशन के लिए, और वो 19 फरवरी बन रहा है। 19 फरवरी तक जो कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद 3 दिन होते हैं मेम्बरान के लिए कि वो किस पार्टी में जाते हैं। ये 22 तारीख बनती है, 22 से 25 तक का जो है वो इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन और पार्टी पोजीशन जो है वो जारी कर देगा। और फिर जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि 28 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो इंतखाब होगा, और लग यही रहा है कि मार्च का पहला हफ्ता जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के पहले हफ्ते तक तमाम सियासत ने अपना रुख और अपने समत जो है वो मुतय्यन करनी है कि किस तरफ जाना है। तो उसके बाद उस वक्त तक ये सारे मामला जो है तय पा जाएंगे, और यही सामने आ रहा है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इसमें लीड जो वजीर आजम होंगे वो शायद नून लीग को मिले, लेकिन बाकी जो ओहदे हैं वो दीगर जमातों को मिलेंगे। जो इससे कबल व्हाट्सएप जी मियां साहब से जरूर। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मियां साहब मेरी आवाज आ रही है? साहब कैसे हैं? लाहौर बहुत गर्म है। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि हमें जो आपने जो तज्जिया दिया है, बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है। 2-3 चीजें आपने बताई हैं कि हुकूमत इस तरह 2 साल 3 साल की भी बन सकती है, चेयरमैन सेनेट की भी बात आपने फरमाई है। पूछना आपसे ये चाहता हूँ, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है इस वक्त? सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट कौन जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर क्या शहबाज शरीफ होंगे? मुझे नवाज शरीफ किसी पिक्चर में नजर क्यों नहीं आ रहे?
आप क्या देख रहे हैं वहां पर? बट सब देखें, जो मुझे नजर आ रहा है वो कुछ और नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं, जो बैन अल-अक़वामी बरादरी है, वो नवाज शरीफ को देखना चाह रही है, लेकिन मुल्क के अंदर की जो सियासत है वो शहबाज शरीफ को देखना चाह रही है। और ये बड़ा कांटेदार दोनों भाइयों में मुकाबला चल रहा है। आप देखें किसके नाम कुरा निकलता है, लेकिन लगता यही है कि नवाज शरीफ भी ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो शहबाज शरीफ को, आपको याद होगा जब वो उन्होंने विक्ट्री स्पीच, उसको तो मैं नहीं कहता, जो उन्होंने स्पीच की थी, बिल्कुल, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ ने बहुत से लैपटॉप्स खरीद लिए हैं और पंजाब में वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। वहां से इशारा मिलता है थोड़ा सा कि शायद शहबाज शरीफ को पंजाब में परफॉर्म कराया जाए, लेकिन किस तरह होगा ये आगे फार्मूला तय होगा। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी अभी है और कंफ्यूजन है कि वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी चाहती है वो शहबाज शरीफ को चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नवाज शरीफ को चाहते हैं, और जो कुछ बैन अल-अक़वामी बरादरी से जो खबरें आ रही हैं वो भी नवाज शरीफ को चाहते हैं। अब कौन बनता है ये तो अपनी इंटरनल सियासत है, उसमें पता चल जाएगा। दूसरा जो आपने भट्ट साहब मुझसे पूछा कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो इस्लामाबाद में इस वक्त इंतजार हो रहा है कि आप लोग वहां से सियासत को एक शेप देकर यहां पर भेजें, सही, और हम फिर यहाँ पर उनको वेलकम कहें, और यहाँ पर जो है वो जो रौनकें बहाल हों, और असम्बली जो है वो उसका इजलास हो, और वहाँ